हेलो भाइयों और बहनों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ठोस पदार्थ की सहसंयोजक ऊर्जा की विवेचना कीजिए। मेंडेलियन स्थिरांक की गणना किस प्रकार से की जाती है, आयनिक क्रिस्टल की सहसंयोजक ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इन सभी क्वेश्चंस में अगर आपका क्वेश्चंस आता है तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आए तो आप इसी आंसर को लिखिएगा। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, सहसंयोजक ऊर्जा के लिए व्यंजक। तो बहुत ही डिटेल तरीके से समझेंगे। इसमें आप डायरेक्टली पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल में मत चले जाइएगा। यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल तरीके से समझाया है। कुछ चीज़ें मैंने लिखी भी नहीं है, जिसे मैं बोलूँगा उसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। तो थोड़ा सा ध्यान लगा करके अच्छे से पढ़िएगा, जिससे आपके पेपर में ये क्वेश्चन आए तो बहुत ही आसानी के साथ अपने पेपर में आप बना लें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ठोस पदार्थ की सहसंयोजक ऊर्जा की विवेचना करना। तो यहाँ पर बात की जाती है कि ठोस पदार्थ के अणु के परमाणु एक दूसरे को पूर्णतः अलग अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे पास कोई ठोस पदार्थ है, मान लीजिए हमारे पास जैसे NaCl है। NaCl की ठोस संरचना आप जानते होंगे। हाँ, जो हमारा एक संरचना बनती है NaCl की जालक वाली संरचना, तो वही चीज़ को उसी के थ्रू हम लोग यहाँ पर बहुत ही डिटेल आयनों की आयनिक क्रिस्टल की बात की जा रही है। इसलिए यहाँ पर हमने NaCl की क्रिस्टल की संरचना हमने ली है, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी। तो ठोस पदार्थ के अणु के परमाणुओं को एक दूसरे से पूर्णतः अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती, हमारे पास ठोस पदार्थ है उनके अणु के परमाणु को, मतलब हमारे पास जैसे NaCl है तो Na एक परमाणु हो गया और Cl एक परमाणु हो गया। तो उसी चीज़ को कि Na और Cl को अलग करने के लिए, पूर्णतः अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब दो परमाणुओं को पूर्णतः अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को ठोस पदार्थ की सहसंयोजक ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा कि किसको हम लोग सहसंयोजक ऊर्जा कहते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल की सहसंयोजक ऊर्जा ज्ञात करने बोर्न विधि निम्नानुसार है। अब हम लोग आयनिक क्रिस्टल की सहसंयोजक ऊर्जा को हम लोग ज्ञात करने के लिए हम लोग बोर्न विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बोर्न विधि, बोर्न जी एक थे साइंटिस्ट, उनका एक सिद्धांत है बोर्न-लैंडे इक्वेशन। तो बोर्न-लैंडे इक्वेशन आपको याद करना पड़ेगा, उसी के थ्रू यहाँ पर हम लोग आयनिक क्रिस्टल की सहसंयोजक ऊर्जा ज्ञात कर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले चूंकि आयनिक क्रिस्टलों की सहसंयोजक ऊर्जा स्थिर विद्युत प्रकृति की होती है, हमारे जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनकी जो सहसंयोजक ऊर्जा होती है वो स्थिर विद्युत प्रकृति की होती है। स्थिर विद्युत प्रकृति अर्थात स्थिर विद्युत प्रकृति वह होती है कि जिसमें विद्युत आवेश स्थिर होते हैं या फिर कम गति करते हैं, उसे हम लोग स्थिर विद्युत प्रकृति की वो कहते हैं। तो हमारे आयनिक क्रिस्टल की सहसंयोजक ऊर्जा जो होती है वो स्थिर विद्युत प्रकृति की होती है, अर्थात आवेश स्थिर होता है या कम गति करता है, उसे हम लोग स्थिर विद्युत प्रकृति कहते हैं। ठीक है, तो इस ऊर्जा को मेंडेलियन ऊर्जा भी कहते हैं। मतलब हमारे पास जो स्थिर विद्युत प्रकृति होती है तो इस ऊर्जा को हम लोग मेंडेलियन ऊर्जा भी कहते हैं। आयनिक क्रिस्टल में दो आयनों के बीच अभिक्रमण ऊर्जा Uij को हो तो हमारे पास इसको हम लोग अभिक्रमण ऊर्जा हमारे पास एक होती है Uij। इसमें हम लोग Uij को प्रूफ करेंगे। Ij अर्थात क्या है, यहाँ पर U तो हमारी ऊर्जा हो गई, I और J क्या है पता नहीं, तो Uij दो आयनों के बीच की ऊर्जा। इस प्रकार से ये हमारा Uij अभिक्रमण ऊर्जा होती है। दो आयनों के बीच की ऊर्जा को हम लोग Uij से रिप्रेजेंट करेंगे। तो Ui का फॉर्मूला हम लोग पहले यूज करेंगे। तो Ui यहाँ पर होने वाला है कि I में कुल हमारी पोटेंशियल एनर्जी, हमारे पास आयन हो, कुछ आयन कुछ इस टाइप से होने वाले हैं। हमारे पास जो समीकरण है उसमें हमारे पास कुछ इस टाइप से, मान लीजिए हमारे पास आयन है, इस तरीके से हमारे पास आयन बने हुए हैं। Na का Cl का आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि हमारे पास Na प्लस में है और Cl माइनस में है, तो कुछ प्रकार से उनकी संरचना होगी। तो यहाँ पास है कि आयनिक क्रिस्टल में इस वाले का मान लीजिए हम ले रहे हैं, तो इस वाले का Ui एक I हो गया, जो कि I है हमारा सिंपली फॉर्मेट में I की हमारी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ बस मान लीजिए ये वाला I हो गया, तो इधर साइड वाला आपका हो जाएगा सिंपली फॉर्मेट में J। वही चीज़ है कि ये J हो गया तो इधर वाला I होगा। तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सिंपली फॉर्मेट में Ui बराबर, मतलब हमारे पास जो है कि I
आई की कुल पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा जो हमारी हो गई, और जे हमारा हो जाता है उनका अगला इलेक्ट्रॉन, जो अगला आयन है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो यू आई जे बराबर, तो यू आई जे बराबर हमारा हो जाएगा सिंपली फॉर्मेट में अभिक्रमण ऊर्जा, जो कि है आई और जे के बीच की ऊर्जा हमारी यू आई जे। मतलब सभी ऊर्जाओं को यहाँ पर बात की जा रही है, मतलब पूरे के पूरे जो आयनिक क्रिस्टल हैं पूरे की ऊर्जा निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को समझा रहा हूँ, इसमें मैं चीज़ों में जैसे ए क्या है, आर एन आई जे क्या है, इन चीज़ों को मैं बताऊँगा अपने मुँह से, तो आप इसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी में जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो यू आई बराबर, ये तो फॉर्मूला हमारा निकल गया पूरे आयनिक क्रिस्टल के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि यू आई जे हमारा जो है एक क्रिस्टल का ऊर्जा, मतलब जो हमारे समीपस्थ आई और जे आयन के बीच की ऊर्जा जो है उसको हम यू आई जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यू आई जे में हमारी जो हो जाती है ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाता है हमारी ऊर्जा निकालने के लिए, अभिक्रमण ऊर्जा को। तो यहाँ पर ये हमारा जो फॉर्मूला है ये होता है बोर्न-लैंडे इक्वेशन। बोर्न-लैंडे इक्वेशन को जब हम लोग 4 पाई आर का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग 1 लेते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त होती है। यहाँ पर एक साइड होता है रिपल्सिव और एक साइड होता है हमारा सिंपली फॉर्मेट में कोलम्बिक। कोलम्बिक मतलब होता है ये हमारा अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव होता है, दोनों तरह के चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह का प्रयोग किया गया है, मतलब ये हमारा रिपल्सिव होता है, मतलब यहाँ पर जो एन लगा है वो प्रतिकर्ष को दर्शाता है, प्रतिकर्ष की शक्ति को, मतलब ये रिपल्सिव है। और जो इस साइड वाला जो सिस्टम होता है उस वाले फॉर्मूला में हम लोग कोलम्बिक होता है। कोलम्बिक का मतलब होता है इसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों तरह को ये दर्शाता है। ठीक है, मतलब ये हमारा प्रतिकर्ष भी करेगा और आकर्षित भी करेगा, तो वो हमारे इलेक्ट्रॉन पर जो हमारा आयन होगा उस पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास धन आयन है तो धन आयन का यह अट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब सेम चार्ज वाले अट्रैक्स अगर रिपल्सिव हो जाएंगे, और जो उल्टा चार्ज होते हैं मतलब विपरीत चार्ज वाले वो आकर्षित करेंगे। इसी चीज़ को यहाँ पर हमने समझा। अब ये हमारा हो जाता है बोर्न-लिंडे इक्वेशन, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास हो जाता है ए जो है वो हमारा है स्थिरांक प्रतिकर्ष, मतलब रिपल्सिव स्थिरांक है हमारा ए। यहाँ पर ई है जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है ई, वो हमारा ई हो जाता है। यहाँ पर आर की पावर में एन है और आई जे का प्रयोग किया गया है। तो एन जो है वो हमारा प्रतिकर्ष की शक्ति है, मतलब यहाँ पर रिपल्सिव वाला ये सिस्टम है तो यहाँ पर एन जो है वो रिपल्सन को प्रयोग, रिपल्सन की शक्ति को, रिपल्सिव एक्सपोनेंट को यहाँ पर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एन। आर आई जे जो है यहाँ पर जो दो आयनों के बीच की दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा आर आई जे, दो आयनों के बीच की दूरी। तो ये वाला सिस्टम रिपल्सिव होगा तो ये वाला अट्रैक्टिव होगा या फिर हमारा रिपल्सिव होगा। तो यहाँ पर भी हमारा आर आई जे है जो दो आयनों के बीच की दूरी हो जाती है, हमारा आर आई जे से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी क्या क्या चीज़ें हैं, उसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा यहाँ पर, जिससे आप लिख लेंगे नीचे की ओर तो आपको बहुत ही आसानी होगी समझने के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास यू आई जे का जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ है इसको हम यहाँ पर वाले समीकरण में पुट करेंगे। यू आई जे बराबर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला है, इस वाले समीकरण में हमारे यू आई जे वाले को पुट करेंगे तो हमारे पास यू आई बराबर प्राप्त होगा। तो यू आई बराबर प्राप्त होगा सम ऑफ जे ए अपॉन आर की पावर एन आई जे। ठीक है, जो हमारे पास ये समीकरण था, बस हमने क्या किया है यू आई जे का फॉर्मूला सिंपली फॉर्मेट में यहाँ पर हमने पुट कर दिया है। अब इसको हम लोग दे देंगे समीकरण नंबर 1। सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल के थ्रू आसानी से समझते जाइएगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट पर जरूर पूछेगा, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। अब यदि हमारे पास क्रिस्टल एन धनात्मक तथा जो हमारा एक एन है वो ऋणात्मक आवेश से मिलकर के बना हो तो हम लोग 2n आवेश से बने क्रिस्टल का सहसंयोजक ऊर्जा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ बस हमारे पास एक जो क्रिस्टल है वो धनात्मक से और एक क्रिस्टल ऋणात्मक से बना हो, तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास रहता है क्रिस्टल संरचना में। तो मान लीजिए एक धनात्मक से बना है और एक ऋणात्मक से बना है, तो उसमें क्या करेंगे कि ये हमारा हो जाता है, उनके जो आयन हो जाएंगे वो 2n हो जाएंगे। 2n आयनों के बने क्रिस्टल की सहसंयोजक ऊर्जा को हम लोग निकालेंगे। तो सहसंयोजक ऊर्जा का फॉर्मूला हमारे पास 2n के लिए हो जाएगा U = N U I। यहाँ पास n हमारा वही शक्ति हो जाती है
आयनों की शक्ति, उसी चीज को यहाँ पर से प्रदर्शित किया गया है। यू हमारी हो जाएगी सहसंयोजक ऊर्जा बराबर एन यू आई। आई क्या है, यू आई क्या है, तो आई है कुल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बताया था कि यह हमारी सतही ऊर्जा हो जाती है हमारे आई आयन के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास U बराबर प्राप्त होगा एन। हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, यू आई की वैल्यूज हमें पुट कर दी हैं। तो ये वाला पूरा टर्म यू आई की वैल्यू थी, तो इस वाले वैल्यूज को हमने पुट कर दिया है और इसको हम लोग दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास प्राप्त हुआ था 2n, 2 आयन थे हमारे पास, एक धनायन और ऋणायन। तो वही चीज़ है कि हमारे पास दूरी निकालनी है I और J आयनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर हमारे पास R जो हो जाएगा वो दूरी हो जाएगी। दूरी को एक विमाहीन राशि, विमाहीन राशि क्या होती है, विमाहीन राशि आप जानते होंगे जिससे हम लोग लंबाई और द्रव्यमान और समय से मतलब जो होते हैं प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं आदि से, तो उसे हम लोग विमाहीन राशि कहते हैं। तो PIJ के रूप में हम लोग इसको लिखते हैं। तो इसको हमारे पास कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि RIJ बराबर PIJ इंटू R हो जाता है। यहाँ पर जो कैपिटल R है वो हमारा हो जाता है दूरी, यहाँ पर निकटतम प्रतिवेशी दूरी हो जाती है। मतलब हमारे पास जो मैंने बताया कि दो हमारे पास रहते हैं कुछ इस प्रकार से संरचना, तो उनकी जो होती है निकटतम प्रतिवेशी दूरी, मतलब इनके बीच की निकटतम दूरी हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं R से। ठीक है, निकटतम प्रतिवेशी दूरी को हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे R से। इसको हम लोग दे देंगे हमारा समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर वाले समीकरण में हमारे पास RIJ प्राप्त हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे कि RIJ के जगह में हम लोग इस वाले टर्म को पुट करेंगे। तो मतलब समीकरण नंबर 3 में जो मान है RIJ का, उसको हम लोग समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त होगा कि सबसे यहाँ पर समीकरण 3 में RIJ का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो हमारे पास CUI बराबर प्राप्त होगा सम ऑफ I A अपॉन R N के रूप में। मतलब ये रिपल्सिव, मैंने बताया था कि N तो हमारा रिपल्सिव को प्रदर्शित करता है, शक्ति को। तो वही चीज़ है कि रिपल्सिव की शक्ति को हमारे पास प्रदर्शित कर रहा है। तो यह हमारा जब हमारा RI N के रूप में रहता है तो उसको हम लोग चेंज करेंगे, तो ये भी हमारे पास N के पावर के रूप में प्रदर्शित हो जाएंगे। से हमारे पास इधर भी था हमारे RIJ, तो उसको हमने नॉर्मल तरीके से लिख दिया है RPIJ। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास सिंपली फॉर्मेट में अब कुछ भी नहीं करना है। हमारा जो सम ऑफ है इसका हमको अंदर की ओर गुणा कर देना है। तो अंदर की ओर गुणा करेंगे तो हमारे पास A जो A अपॉन RN ये हमारा कांस्टेंट के रूप में रहते हैं, तो ये बाहर आ जाएंगे। और 1 अपॉन P की पावर NIJ जो होता है वो हमारा विमाहीन राशि, उसका हम लोग करेंगे सम ऑफ J का रूप में। जस्ट ऑफ सेम इसमें भी करेंगे हम लोग। E स्क्वायर अपॉन R जो है वो हमारा सम से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ J 1 अपॉन PIJ कुछ इस प्रकार से टर्म प्राप्त होगा। इसको आपको समझने में कोई भी दिक्कत वाली बात तो यहाँ पर नहीं होगी। इसको हम लोग दे देंगे समीकरण नंबर। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से हमने इसके अंदर में गुणा कर दिया है। यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। प्लस माइनस चिन्ह प्रदर्शित करता है रिपल्सिव और अट्रैक्टिव को, रिपल्सन और अट्रैक्शन को प्रदर्शित करने का काम करता है। यह हमारा प्लस माइनस, ठीक है, आयन के हिसाब से ये हमारा होता है। अब समीकरण नंबर 4 से हमारे पास जो प्राप्त हुआ उसमें हम लोग क्या करेंगे कि A सम ऑफ I 1 अपॉन PIJN जो हमारे पास ये वाला जो टर्म प्राप्त हुआ था एक साइड, उसको हम लोग BN के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर BN है जो हमारा एक कांस्टेंट के रूप में है BN, और जो हमारा अगला टर्म था वो हमारा सम ऑफ J प्लस माइनस 1 अपॉन PIJ को हम लोग अल्फा के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो अल्फा और BN के रूप में प्रदर्शित क्यों कर रहे हैं, इसको आपको आगे समझ में आ जाएगा कि अल्फा है क्या और BN है क्या। तो यहाँ पर जस्ट ऑफ नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जस्ट ऑफ हमने क्या किया, जो हमारा मान था उसको हमने पुट कर दिया। तो BN अपॉन RN प्लस माइनस अल्फा E स्क्वायर अपॉन R जो हमारे पास प्राप्त हुआ था वो हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पर जो हमारा अल्फा है वो हमारा मेडलंग नियतांक है। मेडलंग नियतांक मतलब जो हमारा क्वेश्चन है मेडलंग नियतांक को सिद्ध करना, तो यहाँ पर अल्फा इसलिए लिखा गया है क्योंकि यह हमारा मेडलंग नियतांक है, इसलिए हमने इसको अल्फा मान करके पुट किया है। और जो हमारा BN है वो कांस्टेंट के रूप में है, जो कि वो रिपल्सिव इंटरेक्शन मतलब दोनों के बीच में प्रतिकर्ष अंतःक्रिया को दर्शाता है। हमारा BN पूरे जालक में प्रतिकर्ष अंतःक्रिया को प्रदर्शित करने का कार्य करता है BN, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको BN के रूप में लिखे हैं।
और जो हमारे पास n है वो प्रतिकर्ष नियतांक हम इसको कहते हैं, प्रतिकर्ष नियतांक, प्रतिकर्षण की शक्ति, इसको हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हमारे ये तक अगर आपके में आता है पेपर में कि मेडलिंग नियतांक को प्रूफ कीजिए, या फिर आपको अगर पेपर में आता है सिंपली फॉर्मेट में क्रिस्टल की सहसंयोजक ऊर्जा को प्राप्त कीजिए, तो कुछ प्रकार से आप सहसंयोजक ऊर्जा को प्राप्त करने का बता सकते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में अगर आए अब कि मेडलिंग नियतांक अल्फा का मान ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से आपका अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है तो आपको आगे भी इसको सॉल्व करना होगा। इसलिए बहुत ही थोड़ा सा है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, वो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाने वाला है। तो मेडलिंग नियतांक का मान ज्ञात करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि अल्फा का मान ज्ञात हो जाने से यह पता चल जाता है कि सहसंयोजक ऊर्जा की गणना में कितनी त्रुटि है। मतलब हम लोग मेडलिंग नियतांक ज्ञात करेंगे तो मेडलिंग नियतांक ज्ञात करने से हमें पता चल जाता है कि हमने जो ऊपर वाले फॉर्मूला से सहसंयोजक ऊर्जा ज्ञात की थी उसमें कितना त्रुटि है, ये हमें पता चलता है मेडलिंग नियतांक का मान ज्ञात करने से। इसलिए हमको मेडलिंग नियतांक का मान ज्ञात करना आवश्यक होता है। ठीक है, अब हम किस प्रकार से इसको ज्ञात करते हैं उसको देखते हैं। तो नीचे चित्र में एक विमाहीन लैटिस के लिए जो प्लस व माइनस आयन से बना है अल्फा का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक लैटिस बना हुआ है, एक विमीय लैटिस, मतलब जैसे NaCl की संरचना तो हमारे पूरे जालक में रूप में होती है, तो हमने एक विमीय लैटिस लिया है हमारा जिसमें प्लस और माइनस से बना है, तो इसमें अल्फा का मान हमको ज्ञात करना है। यही चीज़ को मैंने अभी पहले दिखाया था, यही चीज़ थी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ बस प्लस है, यहाँ माइनस है बीच बीच में। तो अब हम ज्ञात करनी है विमाहीन लैटिस के लिए अल्फा का मान। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास अल्फा इक्वल टू सम ऑफ i प्लस माइनस 1/pij हमने ऊपर निकाला था, हमारे जो समीकरण में ऊपर में हमने अल्फा, इसको अल्फा बराबर सम ऑफ j प्लस माइनस 1/pij हमने माना था। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं लेनी है। जो हमारे पास प्राप्त हो रहा है pij बराबर हमने दूरी बराबर निकाला था, जिसको आप लोग देख रहे होंगे कि r जो हमारा निकाला था rij बराबर pij एक विमाहीन राशि इंटू r हमने लिखा था। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हमें देखना है कि हम यहाँ पर pij के वैल्यू की जगह में हम लोग अगर रखें तो pij की वैल्यू समीकरण से निकालें तो pij बराबर क्या प्राप्त होगा। आप लोग देख रहे होंगे कि pij को हम लोग कुछ इस प्रकार से अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा pij इक्वल टू rij अपॉन कैपिटल R। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखें तो rij अपॉन कैपिटल R रखेंगे तो R हमारा ऊपर की ओर चल देगा, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से समीकरण प्राप्त हो जाएगा। r0, हम बीच की दूरी को हम लोग r0 ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास r0 हो जाएगी अपॉन rij। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं लेनी है। सीधे तौर पर आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, मुझे पूरा भरोसा है। नहीं आई होंगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अल्फा बराबर यहाँ पर 2 कैसे आ रहा है, इसको आप बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि यहाँ पर 2 कैसे आ गया। तो उसको अब हम लोग देखते हैं कि यह 2 किस प्रकार से आता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से कि मान लीजिए हम इस वाले जो हमारे है आयन, इस वाले के लिए हम निकालते हैं तो इसके आसपास मौजूद एक विमीय लैटिस है, इस कारण से इसके आसपास 2 हमारे इलेक्ट्रॉन्स, 2 आयन होते हैं। ठीक है, तो 2 आयन होते हैं, तो इसके आसपास 2 आयन हैं। 2 आयन होने की वजह से इसमें हम लोग हर पॉइंट पर 2 आएगा। अब ये किस प्रकार से आएगा उसको हम लोग अब नीचे सॉल्यूशन के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास प्लस का चिन्ह है और दोनों साइड माइनस के चिन्ह है, तो मतलब यहाँ पर से हमने स्टार्ट किया हमारी लैटिस को। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साइड भी लैटिस बढ़ते जा रहा है, इस साइड भी लैटिस बढ़ते जा रहा है। अब हम लोग इस वाले टर्म का निकालेंगे, फर्स्ट वाले टर्म का। मान लीजिए ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इस वाले टर्म को हम लोग लेंगे तो इधर साइड में माइनस माइनस का चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट वाला टर्म हो जाएगा उसके लिए -1/1। ठीक है, 1/1 -1/1। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सीधे तौर पर जो हमारा है आसपास के इलेक्ट्रॉनों के थ्रू हम लोग इसके मानों को निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, मतलब इससे इसके बीच की दूरी 2 हो जाएगी, मतलब यहाँ पर 1 और 2,
फिर इससे इसके बीच की दूरी 3 हो जाएगी, फिर इससे अगले वाले के बीच की दूरी 4 हो जाएगी। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हमने पुट करते हुए निकाला है कि जब हम फर्स्ट वाले का अगर आसपास के लेंगे तो 1/1 हो जाएगा बीच की दूरी, -1/1। माइनस का चिन्ह का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे जो आयन है वो माइनस के रूप में है। अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला वाला टर्म, मतलब ये हमारा इस वाले टर्म के, और इधर से इधर वाले टर्म में जाएंगे तो यहाँ पर प्लस के लिए प्लस और प्लस है, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का चिन्ह लगेगा। इनके बीच की दूरी 2 हो गई है, इसलिए यहाँ पर हम अपॉन में 2 लिखेंगे, तो 1/2 + 1/2 हो जाएगा, मतलब ये हमारी हो जाएगी इनके बीच की दूरी। फिर उस पर यहाँ पर आएंगे तो 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर इसके अगला वाला में जाएंगे तो इस 4 हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से यह आगे टर्म बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा अगर प्लस का चिन्ह प्लस आयन के लिए है ये हमारा प्लस में रहेगा, और अगर माइनस आयन के लिए है तो इस प्रकार से ये हमारा माइनस आयन के रूप में रहेगा। अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -2 प्राप्त होगा। इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो 2/2 प्राप्त होगा। इस वाले टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा -2/3। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, केवल इसमें पूरे टर्म से केवल 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास 2 कॉमन लेंगे तो इस प्रकार से प्राप्त होगा -1 + 1/2 -1/3 + 1/4। तो यहाँ पर से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो 2 है वो किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। तो 2 जो है वो हमारे 2 आयन होने की वजह से हम इसमें 2 का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम उसी फॉर्मूलाज के थ्रू हम लोग अब बताएंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया, इसको आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमारे पास आसपास में 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पर 2 लिखा गया है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि हमारा जो टर्म है वो उस वाले टर्म में अगर हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इसका फर्स्ट वाले के लिए हम निकालेंगे तो इसके बीच की दूरी r0 होती है, आप लोग जानते हैं। तो फर्स्ट वाले टर्म में हमारे पास r0 दूरी आ जाएगी, ऊपर में r0 तो है ही, rij बराबर हम लोग कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाले टर्म में हमारे पास r0 हो गई दूरी, दूसरे वाले टर्म में 2r0 हो गई, तीसरे वाले टर्म में 3r0 हो गई, चौथे वाले टर्म में 4r0 हो गई। मतलब हमारे पास जैसे जैसे ये अगला वाला टर्म आते जाता है इस प्रकार से, या अगला या फिर उसके बाद अगला, इस प्रकार से हमारे पास अल्टरनेटिवली चल रहा है। ये हमारा r0/r0 हो जाएगा, यह वाला टर्म हो जाएगा मतलब r0/2r0, ये वाला टर्म हो जाएगा r0/3r0, ये वाला माइनस के रूप में है तो -r0/2r0, ये अगला वाला जो था वो हमारा प्लस के रूप में है तो +r0/3r0। इस प्रकार से ये हमारी एक सीरीज के रूप में बन जाने वाला है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा हो कि r0 और r0 तो यहाँ पर कट जा रहे हैं, तो उसको हमने काट करके यहाँ पर 1 लिख दिया है। सेम यहाँ पर भी हम लोग r0 काटेंगे तो 1/2 आएगा, इधर भी r0 काटेंगे तो 1/3 -1/4। इस प्रकार से हमारे पास एक सीरीज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास अल्फा = 2 log E2 बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास log E2 कैसे बन रहा है, तो हमारा जो सीरीज प्राप्त हुई थी उसका वैल्यू होता है log E2 1 - 1/2 + 1/3 -1/4 ... इस प्रकार से होता है, तो उसको हम लोग log E2 के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 log E2 आ गया। अब 2 log E2 का जो मान होता है वो होता है 1.386। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर यही हो जाता है हमारा मेडलन नियतांक का मान, अल्फा = 1.386। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास सॉल्व होता है आयनिक क्रिस्टल की सहसंयोजक ऊर्जा के लिए। व्यंजक ठोस पदार्थ की सहसंयोजक ऊर्जा की विवेचना कीजिए। मेडलन स्थिरांक की गणना किस प्रकार से की जाती है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास सभी चीज़ों को हमने सॉल्यूशन कर दिया है। इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमें टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल में आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो जा करके बहुत ही आसानी से आप लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि हमें आवश्यकता है और मोटिवेशन भी जरूरी है, तो कमेंट भी एक अच्छा सा कर दीजिएगा। धन्यवाद।